नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन के अध्याय 8 कुंवर नारायण जी की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1927 ईस्वी में हुआ। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक, जो 1959 ईस्वी में छपा था, के अग्रगण्य कवियों में लिखा जाता है। ये अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण में कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता के लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं व इन दिनों। आत्मजयी तथा वाजसरवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। सीमातीत का मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है, वहीं सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता बात सीधी थी, पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। कविता के बहाने। चलिए अब शुरू करते हैं व्याख्या। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन कविता एक ऐसी चीज़ है या साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी देश और काल की भी कोई सीमा नहीं है। वह सदियों तक ऐसे ही पड़ी जाती है। तो चलिए कवि ने बताया है उसी हिसाब से देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया का जाने। बहाने, देखिए बहाने शब्द आया है। अब देखिए, कवि जो है जैसे चिड़िया पंखों से उड़ती है, ठीक उसी प्रकार से कवि के पंख क्या है, उसके विचार, उसकी जो भावनाएं हैं, जो वह कविता में व्यक्त करता है, वही उसके पंख है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कविता कवि के विचारों एवं भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी एक उड़ान है। तो जिस प्रकार पंखों के सहारे चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार क्या है, कवि भी अपनी कल्पनाओं एवं भावनाओं के सहारे कविता में अपने मनोभाव को प्रकट करता है। और जो भावनाएं कवि प्रकट करता है, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। कवि की कल्पना जो है वह असीम है, अनंत होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी
कवि की जो कल्पना है वह असीम और अनंत है और उस पर देश और काल का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण धरती पर ही नहीं, असीम आकाश में भी उड़ता है। लेकिन चिड़िया है, उसके पंखों की जो उड़ान है वह उसकी जो एक सीमा है वहीं वह उड़ती है, जैसे वह एक घर से दूसरे घर के बाहर भीतर ही उड़ती है। लेकिन कविता क्या है? कविता के पंख लगा उड़ने के माने। पंख से आशय क्या है? कल्पना से, कि कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं रहती। चिड़िया क्या जाने, यानी उस कविता की असीम उड़ान को भला चिड़िया कैसे जान सकती है। आगे है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं, लेकिन और दोनों का क्या है? आनंददायक प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी जो फूल है उसकी तुलना कविता से नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध है वह बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी फूल जो है वह एक घर से दूसरे घर को महका सकता है, यानी वह थोड़े से वातावरण को ही महकाता है। वह निकटवर्ती जो स्थान होता है उसी तक उसकी खुशबू है वो फैलती है। लेकिन कविता का जो सरस प्रभाव है, कविता जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसको भी उसकी सुगंध है वो महसूस होती है। तो कविता का रसात्मक आनंद समस्त विश्व को सुख देता है, यानी कविता पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। फूल जो है वो कुछ दिनों के लिए खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो एक बार लिखी जा चुकी है उसकी सुगंध जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। वह सदियों तक, कवि चाहे ना रहे लेकिन उसकी कविता है वो हमेशा जिंदा रहती है। तो कविता की तुलना फूल से नहीं की जा सकती, और फूल जो है वह कविता की खुशबू को नहीं जान सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे घर के बाहर और अंदर, एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक खेलते हैं। वे अपने खेल द्वारा सभी घरों को एक दूसरे के साथ क्या है? जोड़ने का काम करते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने। एक कर देने का मतलब है एकता। कवि कहता है कि खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पर पैदा करने की जो क्षमता है वह बच्चों में ही होती है, और उसी प्रकार क्या है? कविता होती है। कवि क्या है? अनेक भावों और विचारों और कल्पनाओं के द्वारा कविता में भी, कविता के साथ भी क्या है? खेलता है, और उसकी कविता का प्रभाव है वो सभी श्रोता और पाठकों पर एक जैसा ही पड़ता है। यानी उस कविता में भी क्या है? एकता होती है। वह सभी पाठकों और श्रोताओं को ध्यान में रखकर रची जाती है। तो कविता का आनंद है वो भी क्या है? एक घर और दूसरे घर तक ही सीमित नहीं होकर वह पूरे देश में, पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी सच्ची कविता जो है वह सभी कालों और सभी देशों के लोगों को प्रभावित करती है, और दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता जो है वो कविता ही ला सकती है। बच्चे की जो एकता लाने की क्षमता है वह सीमित है। वह एक घर से दूसरे घर तक या मोहल्ले भर में बच्चे हैं वो एकता ला सकते हैं, लेकिन जो कविता है वह पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।